हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली एटम। तो हाइड्रोजन में क्या होता है 1H1, इसका मतलब है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 प्रोटॉन होगा। तो अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल माने तो हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में न्यूक्लियस और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाएगा। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस एम Z²E4 अपान -m Z²E4 अपान 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H² 1/n²। तो मान लो ये nth ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो अगर हम ये सब इलेक्ट्रॉन का मास रख दें यहाँ पे h की जगह पे प्लांक कांस्टेंट रख दें, e की जगह पे 1.6 10⁻19 रख दें, एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें 8.85 10⁻12, तो हमारे पास जो En की वैल्यू आ जाती है, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -m, ये आ जाता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, Z क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1। तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम प्लस, तो उसके लिए भी कुछ हद तक ये बोर एटॉमिक मॉडल फॉलो कर लेगा, एनर्जी इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो हमारे पास En जो है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो En कितना होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -ZE। लेट से ZE को हम एक साइड लिख लेते हैं और ये हो गया E² और यहाँ आ गया 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H²n²। ठीक है, और अगर हम अल्कली एटम की बात करें, अल्कली एटम्स फॉर एग्जांपल सोडियम एटम की अगर हम बात करें, तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। इसको अगर हम लिखें 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होगा। तो जो अल्कली एटम होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में रहेगा, s ऑर्बिटल में रहेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये जितने भी जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, इन्हीं को बोला जाता है कोर। इनको क्या बोला जाएगा, कोर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन या ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन, ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बनाएं, फॉर सोच लेते हैं कि सपोज सोडियम एटम भी इसी तरीके से होगा, है ना। तो सोडियम एटम का अगर हम बनाएं एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा सोडियम एटम के लिए, सोडियम एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस है बीच में, फिर यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया लेट से 1s2 ऑर्बिट है, फिर इसके बाद फिर आपके पास कौन सा ऑर्बिट है, 2s2 ऑर्बिट है ना, n=1, और यहीं 2s2 के पास ही आपका 2p2 ऑर्बिट भी होगा, 2p6। तो ये 1s ऑर्बिट हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2s2 और 2p6 ये दोनों क्या होंगे 2s, और ये 2p ऑर्बिटल है, तो ये n=1 हो गया, n=1 के करस्पॉन्डिंग 1s मिलेगा, n=2 के करस्पॉन्डिंग 2s और 2p मिला। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 6 8, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2p6 में। ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। फिर आपके पास एक 3 n=3 लेवल में, तो n=3 लेवल में हमारे पास एक s ऑर्बिटल रहेगा इसमें n=3 में, तो n=3 के लिए l का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। l की वैल्यू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से n-1, तो 0 1 2।
यानी n बराबर 3 में s ऑर्बिटल रहेगा, p रहेगा और t रहेगा। n बराबर 2 में कौन कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, 0 और 1, यानी s रहेगा और p रहेगा। ठीक है, n बराबर 1 में कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, l बराबर 0, यानी केवल और केवल s ऑर्बिटल रहेगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका। तो n बराबर 3 में हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हो गया एल्कली एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना है, Ze। हमें इफेक्ट किस पे देखना होता है, जो ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हमें देखना है कि ये न्यूक्लियस कितना फोर्स लगाएगा, तो हमें यहाँ पे एक चीज ये कंसिडर करना पड़ेगा कि बीच में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है और 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है। ठीक है, 2 इसमें है और 8 इस वाले में है। तो इसका मतलब 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में Ze की वैल्यू कितनी होगी, Ze मतलब Z एटॉमिक नंबर 11 e। टोटल प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 11, यानी 11 टाइम्स ई। ओके, ई की वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया हमारे पास। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो अट्रैक्शन लगाएगा, ये न्यूक्लियस इसके ऊपर है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, कंप्लीटली इनएक्टिव हैं, ये जो आपके पास कोर इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ज Ze है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया फोर्स वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट Ze के द्वारा अगर लगता तो ये हो जाता 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये अट्रैक्शन होगा, प्लस इसमें ये जो अलग से जितने भी चार्ज हैं अंदर इस इलेक्ट्रॉन के, वो सभी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगेगा वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम होगा, वो कम हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको रिपल्स करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स जो न्यूक्लियस लगाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अगर सिंपल बात करें एल्कली एटम की, तो मान लेते हैं ई एन डैश एनर्जी, सो हो जाएगा एम जेड ई। जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 11 चार्ज है और यहाँ पे टोटल कितने चार्ज है, 10 है। हालांकि ये 10 11 माइनस 10 तो नहीं होगा, बट हाँ 10 जो 11 चार्ज है और जो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसके पावर को कम कर देगा, ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका -m। और मान लेते हैं जो चार्ज की वैल्यू कम हुई है, कितनी हुई है, Zne। तो अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना, इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस का कितना बचा, Zne। ये हो जाएगा स्क्वायर, इसी फार्मूले से निकाल रहे हाइड्रोजन एटम वाले से, Zne। और ये ई स्क्वायर तो सेम ही रहेगा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, इसमें कोई भी चेंजेस और कहीं पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो Zn आया है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कितना क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कली एटम का बोर एटॉमिक मॉडल के कंपैरिजन में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इतनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि Zne क्या होगा। Zne ये हमेशा क्या होगा, E से तो ग्रेटर होगा, है ना। लेकिन Zne हमेशा Ze से छोटा होगा। न्यूक्लियस का अगर हम चार्ज ले लें कोर इलेक्ट्रॉन को हटा के, उससे छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 11 11 ई न्यूक्लियस का चार्ज है
और यहाँ पे ये कोर इलेक्ट्रॉन जो है, यानी ये आठ आठ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 8 तो 10 इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन है, 10 कोर इलेक्ट्रॉन। ये 11 है और ये 10 है। तो 10 आपको लग रहा होगा कि 11 है, तो 11 में से 10 घट जाएगा तो आ जाएगा ई। लेकिन ये कंप्लीट स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है, न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा बहुत जो है ई से ज़्यादा ही होगा। जो आपके पास न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन देखेगा, ये ई नहीं होगा, ई से थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये ZnE जो होगा वो ग्रेटर होगा ई से, लेकिन Ze से छोटा होगा। न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा विदाउट स्क्रीनिंग उससे छोटा होगा। तो ये हमने निकाल लिया बेसिकली अल्कली एटम के लिए एनर्जी इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो इन हाइड्रोजन एटम En इज इक्वल टू इतना फार्मूला होता है, ठीक है। इन एल्कली एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सेंट्रल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक तो अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस कोर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है। मूव्स इन द सेंट्रल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगेगा यानी सेंट्रल फील्ड होगा अट्रैक्टिव होगा, और कोर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो होगा रिपल्सिव होगा। तो इसका मतलब कोर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ई एन एल एल्कली एटम का वो हो जाएगा -m, जेड ई की जगह पे क्या आ जाएगा ZnE, और यहाँ पे ई रहेगा ही रहेगा, है ना। कंपैरिजन कर लो यहाँ से। तो ये हमारे पास है, 1 सेकेंड, तो ये हमारे पास एनर्जी हो गई हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और ये हमारे पास अल्कली एटम की एनर्जी हो गई। ZnE को बोला जाता है इफेक्टिव चार्ज। ZnE इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। अभी हमने देखा कि जो स्क्रीनिंग है इलेक्ट्रॉन, जो कोर इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा जो न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग है वो परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता, अगर ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है 8 तो 10 कोर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये परफेक्टली न्यूक्लियस को स्क्रीन कर देते तो क्या होता, न्यूक्लियस का चार्ज है सोडियम के केस में 11, तो 11 -10 कर देते हम लोग, तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियस का चार्ज पता चल जाता, वो ई आता, राइट। लेकिन क्योंकि ये आपके पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट बाहर है ना, न्यूक्लियस में नहीं है, ये वाला ऑर्बिट भी बाहर है, इसका मतलब ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कंप्लीटली न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं करेंगे। तो Ze की वैल्यू ई तब आती जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है वो कंप्लीटली इसको क्या करते, कंप्लीटली स्क्रीन कर देते। इसका मतलब ये जो Ze की वैल्यू होगी 2e होगी, 3e होगी, 4e होगी एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, कितनी होगी डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे। Zn इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, अभी हमने देख लिया सोडियम के केस में, बिकॉज द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze बाई द चार्ज Z-1 ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, हमेशा Z-1 इंटू ई इन केस ऑफ अल्कली एटम। क्यों? क्योंकि अल्कली एटम में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, तो बाकी जो बच गया हमारे पास वही कोर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज होगा जितना न्यूक्लियस का होगा, अगर एटम है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया Ze, टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन क्योंकि एक आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे Z-1 इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज घटा देंगे, राइट। द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze by the charge Z-1 of the core electron is not perfect, hence the energy of alkali atom is more negative। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो Zne है ये Ze से छोटा है, ये Ze जो है इससे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू से छोटी होगी, एग्री।
ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे Z है, ZE है और यहाँ ZNE है, और ZNE हमेशा ZE से छोटा होगा, तो ये आपका पार्ट छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव में जो छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। जैसे -5 इज ग्रेटर देन -6, ओके, -6 इज ग्रेटर देन -7। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये एनर्जी, अल्कली एटम की एनर्जी क्या होगी, ये बड़ी होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम की एनर्जी। ओके, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं हेंस द एनर्जी ऑफ अल्कली एटम इज मोर नेगेटिव, है ना, ज़्यादा होगी नेगेटिव सेंस में, देन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेम स्टेट एन। एनर्जी लेवल्स ऑफ अल्कली एटम आर लोअर देन करेस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके पास एनर्जी होगी अल्कली एटम की वो लोअर होगी। सपोज आपके पास यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करें एक रफ आइडिया लेने के लिए, सपोज ये एनर्जी लेवल आपके पास हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो अल्कली एटम का क्या होगा, जैसे होगा थोड़ा सा लोअर रहेगा, थोड़ा सा लोअर, थोड़ा सा लोअर रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा है, अल्कली एटम की एनर्जी क्या है, ज़्यादा ही नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी जेड एन ई की तरफ जाएगा, मतलब क्या है, जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, कहने का मतलब ये है, एन का मतलब है एटॉमिक नंबर, है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। जैसे ही जेड की वैल्यू इंक्रीज करे, उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे ही जेड की वैल्यू इंक्रीज करोगी करेगी तो ये आपका नंबर ऑफ ये बहुत पास पास आता जाएगा ऑर्बिटल, है ना, तो बहुत पास पास जब आता जाएगा तो ये कंप्लीट जो आपके पास न्यूक्लियस है उसको स्क्रीन करने लगेगा। तो जब कंप्लीट स्क्रीन करेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज है जेड ई माइनस, और कोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -Z-1 × E, तो घटा देंगे तो आ जाएगा E के बराबर। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू यानी z की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो उस केस में जो आपके पास ZnE होगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा आपके पास E की तरफ जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, है ना, कोर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज में से घटा देंगे। फॉर अल्कली एटम फॉर ए गिवन n द एनर्जी इज मोस्ट नेगेटिव फॉर s इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी एंड बिकम लेस नेगेटिव फॉर pdf इलेक्ट्रॉन्स। और वो ऑब्वियस सी चीज़ है, क्यों, क्योंकि जो जितना पास होगा न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, सपोज ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये n बराबर 1 है तो इसमें केवल s ऑर्बिटल है, इसके बाद n बराबर 2 है, ठीक है, n बराबर 2 में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ये आपके पास s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये d, हाँ n बराबर 2 में चेक कर लो, n बराबर 2 में l हो जाएगा 0 1, तो s होगा p होगा, केवल दो ही ऑर्बिटल होंगे, तो ये आपके पास s हो गया, ये आपके पास p हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा पास कौन है न्यूक्लियस के, वो है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पास होगा, फिर उससे दूर कौन होगा, p होगा। ठीक है, अगर n बराबर 3 के लिए ड्रॉ करेंगे तो d भी मिलेगा, तो d सबसे दूर होगा, तो इसका मतलब जो सबसे पास होगा उसके पास न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, और जो p होगा उसका थोड़ा कम नेगेटिव होगा और d का और कम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो जितना पास होगा न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनर्जी ऑफ अल्कली एटम्स इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या, -mZe²E²/8πε² ठीक है, ये होता है आपके पास। तो और अल्कली एटम की बात करें, मान लीजिए एन डैश, ये होता है -mZne²E²/8ε²H²n²। तो ये जो आपके पास है ZnE जो है इसको लिखा जाता है Z माइनस सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है, सिग्मा को वो बताएगा
कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कोर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चार्ज को कितना स्क्रीन करता है, कितना नेग्लेक्ट कराएगा, है ना, कितना उसके इफेक्ट को कम करेगा। ये सिग्मा जो होता है इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा En डैश माइनस एम, और ये हो जाएगा z माइनस सिग्मा स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारे पास अल्कली एटम की एनर्जी हो गई इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा।